नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान 11 दिन से धरने पर हैं। हरियाणा के हिसार में किसानों और पुलिस के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई। खनौरी बॉर्डर जाने के लिए किसान खेड़ी चौपटा में इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोका, जिससे लेकर बवाल हो गया। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए। दूसरी ओर पुलिस ने आरोप लगाया है कि रोके जाने पर किसानों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की। किसानों के साथ हुई झड़प में हरियाणा पुलिस के एसएचओ जख्मी हो गए। नारनौंद के एसएचओ चंद्रभान के अलावा डीएसपी रविंद्र सांगवान और डीएसपी राज सिंह भी घायल हुए हैं। कई किसानों को भी चोटें लगी हैं। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत के बाद किसान संगठनों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। किसान नेताओं का दावा है कि बुधवार को जिस तरह हमला किया गया वो सुनियोजित था। कुछ अलग लोगों को हमले के लिए भेजा गया था। शुक्रवार को भी किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहे और कहा कि जब तक भगवंत सरकार हिंसा के मामले में कार्रवाई नहीं करती वे तब तक बॉर्डर पर बने रहेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने शुक्रवार को कहा कि मारे गए युवा किसान के शव का तब तक संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक इस मामले में दोषियों के खिलाफ 302 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। पंडेर ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जिस तरह हमारे युवा को शहीद किया है, ट्रैक्टर तोड़े हैं और हमारी सरहदों में आकर मारपीट की है, उसका जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक हम संस्कार नहीं करेंगे। ये शहीद परिवार की मर्जी से फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से वार्ता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पंजाब हरियाणा सीमा पर 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत के 2 दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इसके साथ ही भगवंत मान ने कहा कि दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बीच गुरुवार को घोषणा की कि वो अपनी मांगों के समर्थन में कई कार्यक्रमों के साथ देश भर में किसानों को एकजुट करेगा। बता दें, एसकेएम किसानों का एक प्रमुख संगठन है जिसने 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंजाब और हरियाणा के खनौरी सीमा पर 21 वर्षीय शुभकरण सिंह की हत्या के एक दिन बाद यहां एसकेएम की बैठक आयोजित की गई। संयुक्त किसान मोर्चा फिर से एक्शन में आ गया है। संगठन ने गुरुवार को 6 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो इससे पहले हुए किसान आंदोलन में उतरने वाले संगठनों से चर्चा कर बीते दिनों विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग को लेकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। इस समिति में हन्नान मुल्ला, जोगिंदर सिंह उग्रहा, बलबीर सिंह राजेवाल, युद्धवीर सिंह, दर्शन पाल और रामेंद्र पटियाला शामिल हैं। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक अभिक साहा ने बताया, हमने समिति के सदस्यों पर यह छोड़ा है कि वो उन सभी किसान संगठनों से चर्चा करें जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे और उन्हें एक साथ लेकर आएं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक से संयुक्त कमेटी बनाने का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी की केंद्रीय कमेटी की शुक्रवार को बैठक थी। बैठक के बाद चडूनी ने कहा कि हमारा आंदोलन सिस्टम से नहीं चला। कुछ भाइयों ने जल्दबाजी में शुरू किया था और सबसे राय नहीं की थी। ये शायद उनसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आंदोलन को लेकर भी लोगों में नकारात्मकता फैल रही है और सरकार हावी हो रही है। इसका नुकसान किसानों को ही होगा। उन्होंने कहा कि हमने आज अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला किया है कि हम एसकेएम और एसकेएम अराजनीतिक से अपील करेंगे कि वो एक साझी कमेटी बनाएं और उसके मातहत आंदोलन चलाएं। हरियाणा के अंबाला पुलिस ने पहले पत्र जारी कर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ एनएसए लगाने की बात कही, फिर शुक्रवार सुबह कहा कि उनके खिलाफ एनएसए लागू नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने अभी तक किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लागू नहीं किया है और केवल इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक इस आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और कितने पुलिसकर्मी घायल हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक आंदोलन के दौरान 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हरियाणा में हुई है। एक को ब्रेन हेमरेज हुआ है। वहीं आंदोलन के दौरान पंजाब में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की जिम में मौत हुई है। हरियाणा के अंबाला जिले की पुलिस ने कहा है कि वो किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुई नुकसान की भरपाई, आंदोलनकारियों की संपत्तियों की कुर्की और उनके बैंक अकाउंट को सीज करके करेगी। गुरुवार देर रात को अंबाला पुलिस ने बयान जारी कर बताया, शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर बैरिकेड तोड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्तियों को किए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही सतर्क किया था कि आंदोलन के दौरान सरकारी निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई
आंदोलन करने वालों को संपत्ति और बैंक अकाउंट को सीज करके की जाएगी। हरियाणा विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सीएम खट्टर ने किसानों के लिए फसली कर्ज पर ब्याज और जुर्माने की माफी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान देता है। उन्होंने कहा कि मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली कर्ज पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि जो डिफॉल्टर हैं उन किसानों की संख्या भी इस समय 5,47,900 है। इनका मूलधन तो 2,140 करोड़ रुपए है, लेकिन उनके ऊपर ब्याज और जुर्माने का बकाया इस समय 1739 करोड़ रुपए हो गया है। इनको मैं 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नछेड़ी कह रहे हैं। अरे घोर परिवारवादियों, यूपी का युवा तो विकसित यूपी बनाने में लगा हुआ है। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कभी नहीं भूला जाएगा। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है कि इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब नतीजे नील बटे सन्नाटा आता है तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। बता दें, राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि वाराणसी में उन्होंने कुछ युवाओं को नशे में धुत होकर सड़कों पर लेटे हुए रात में नाचते हुए देखा। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य नशे में है। इसी के बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए निशाना साध दिया। राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का मुद्दा उठा रहे हैं तो अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी भी अपना दांव खेल रहे हैं। पीएम मोदी का केवल एक ही दांव काफी मुश्किल होने वाला है। शुक्रवार सुबह बनारस में मोदी ने संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर न केवल पूजा अर्चना किया बल्कि रविदास पार्क में संत रविदास की नव स्थापित प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां दलित आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती और दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। पीएम मोदी ने संत रविदास का एक दोहा सुनाया और उसकी व्याख्या करते हुए कहा, ज्यादातर लोग जात पात के फेर में उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। पीएम ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान ये है कि वो अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं और दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। बता दें, पीएम मोदी काफ़ी समय से दलितों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले भी 2022 में पीएम ने दिल्ली में रविदास मंदिर का दौरा किया और कीर्तन में भाग लिया था। पिछले अगस्त में नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मोदी ने सागर जिले में एक रविदास मंदिर का अनावरण किया। अब देखना यह है कि चुनाव में किसका दांव चल पाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार चंदा जुटाने के लिए एजेंसियों से कार्रवाई करवाती है और चंदा जुटाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में कई कंपनियों ने जांच एजेंसियों के छापे के बाद भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कुछ मामलों में छापे के बाद चंदे की राशि में बढ़ोतरी भी हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई से धमकी देकर हफ्ता वसूली की जा रही है। ब्लैकमेल की राजनीति की मिसाल है ये। जयराम रमेश ने सवाल किए हैं कि क्या आप हफ्ता वसूली पर श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे कि आपकी पार्टी को कहां से चंदा मिला है। दूसरा, अगर आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग पारदर्शिता से होता है, अगर ये बात सही है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से जानकारी ली गई है, क्या आप खंडन करेंगे उसका कि इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उससे चंदा नहीं मिला? अगर आपकी नीयत साफ है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये हफ्ता वसूली पार्टी और सरकार है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है ताकि वो किसी भी हालत में सत्ता में वापस आ जाएं तो कुछ भी करने को तैयार है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा 2 बेल लो और बिजनेस योजना के बारे में पता है? देश के प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और चंदा का धंधा कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी में एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। राहुल ने कहा कि मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रांची में राहुल गांधी के खिलाफ केस चलेगा।
राहुल गांधी ने 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में हत्या का आरोपी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में नहीं। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन किया था। इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। राहुल गांधी की याचिका को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ रांची की निचली अदालत में ट्रायल चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सब्यसाची घोष को हावड़ा में वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। ये मामला संदेश खाली को लेकर टीएमसी के खिलाफ बीजेपी को जोरदार हमले के बीच आया है, जहां कई महिलाओं ने तृणमूल के ताकतवर नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बीजेपी पर हमला तेज करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस ने एक वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो हावड़ा में सब्यसाची घोष के होटल में चल रहा था। टीएमसी ने भाजपा पर महिलाओं को दलालों को बेचने का आरोप लगाया। ईडी ने हिंसा प्रभावित संदेश खाली गांव में जमीन कब्जा करने के आरोप में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की कई टीमों ने उनसे जुड़े स्थानों पर तलाशी ली। इससे एक दिन पहले संदेश खाली में फिर से तनाव फैल गया था, जब निवासियों के एक समूह ने ताजा विरोध प्रदर्शन किया था और कथित तौर पर एक मत्स्य पालन के गार्ड रूम में आग लगा दी थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि ये स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा हड़प ली गई जमीन पर बनाया गया था। घटना के बाद प्रशासन ने संदेश खाली की 5 ग्राम पंचायतों के तहत 9 क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तहत 1 और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल में रहेंगे और उनके 6 मार्च को उत्तर 24 परगना जिले में एक महिला रैली को संबोधित करने की उम्मीद है, जहां शांत संदेश खाली स्थित है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की यात्राएं भाजपा और राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच एक तगड़े विवाद के बीच हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ स्थित इको गार्डन पहुंचे। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो गए थे। ये सभी छात्र हाथों में होर्डिंग और बैनर लिए हुए थे। इन पर यूपी पुलिस परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई थी। इनका कहना था कि छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। पेपर लीक केवल एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हुआ है, इसलिए ये एग्जाम फिर से करवाया जाए। वहीं यूपी कांग्रेस ने कहा है कि एक पेपर लीक होने से सिर्फ एक साल बर्बाद नहीं होता, लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बादी की कगार पर खड़ी हो जाती है, जो सालों से इन नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। युवाओं के साथ ये अन्याय कब तक होगा? यूपी में प्रतियोगी परीक्षा लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों प्रदेश में 2 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, एआरओ और पुलिस की सिपाही भर्ती शामिल थी। दोनों ही परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए। इसको लेकर अभ्यर्थियों में रोष है और वो कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने के बाद दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आरओ एआरओ परीक्षा के लीक के मामले में शुक्रवार को प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों का रैला उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और ताली बजाकर विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएम जोसेफ ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के महत्व पर जोर देते हुए कहा, ये लोकतंत्र में अनिवार्य है। संविधान से धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ को हटाने के लिए कुछ हलकों से की जा रही मांग का जिक्र करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा, इस शब्द के बिना भी भारतीय संविधान में स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष विशेषताएं हैं। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल अपरिहार्य है। यदि कोई सरकार प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता हटाती है तो ये लोकतंत्र की मृत्यु की घंटी होगी। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के बिना इतने सारे धर्मों, भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों वाले देश में हम अपने देश के मूल लोकाचार को खो देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की अपील की। बता दें, पिछले हफ्ते कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उन्होंने बार बार इस बात से इनकार किया। हालांकि इन हटकलों पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी पार्टी छोड़ने या बीजेपी में शामिल होने को लेकर सफाई भी दी और भरोसा जताया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए औपचारिक सीट बंटवारे की घोषणा कर दी। इसके एक दिन बाद ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी गठबंधन
कर सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस की सीट बंटवारे पर बात लगभग बन गई है। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे का समझौता अंतिम चरण में है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी सफलता विपक्षी गुट के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली हो सकती है, जो पिछले महीने नीतीश कुमार के एनडीए में जाने और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की दुविधा से झटका लग रहा था। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस तृणमूल वार्ता जो पूरी तरह से टूट गई थी, पिछले एक सप्ताह में फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा बिहार में भी इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा जल्द ही होने की उम्मीद है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनने लगी है। यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी में शामिल दल भी फॉर्मूले पर आगे बढ़ गए हैं। जल्द ही सीट शेयरिंग के साझा प्लान का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। इस बातचीत के जल्द पॉजिटिव नतीजे देखने को मिलेंगे। एक दिन पहले राहुल गांधी ने शरद पवार से भी फोन पर बातचीत की थी और सीट शेयरिंग पर जल्द सहमति बनाने का आग्रह किया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गठबंधन कंप्लीट न होने के चलते लंबे वक्त तक कांग्रेस को टेंशन देने वाले सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग और गठबंधन की सारी बात फाइनल हो गई, तो अब उसे अपने ही वफादार नेता झटका देने लगे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की सीट सपा के कोटे में जाने पर वे काफी खफा हो गए हैं और उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि इस सीट पर निर्दलीय के तौर पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल सपा कांग्रेस के गठबंधन और सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद कांग्रेस में भीतरी बगावत शुरू हो गई है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खुर्शीद ने लिखा कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं, हमारे सबके मुस्तकाबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों को सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। सलमान खुर्शीद की इस नाराजगी की बात करें तो ये सपा कांग्रेस गठबंधन के चलते सामने आई है। कांग्रेस सपा के बीच हुए इस गठबंधन में कांग्रेस 17, सपा 62 और एक सीट भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर आजाद को दी गई है। अब इसमें खास बात यह है कि सलमान खुर्शीद की सीट भी सपा के पास चली गई है, जो कि फर्रुखाबाद है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन इन प्रधानमंत्री का नारा है जेल जवान जेल किसान। उन्होंने कहा कि परेशानी में है मोदी सरकार, बौखलाई हुई है। वो जान गई है कि सत्ता में उनकी वापसी मुश्किल है। ये कई वजह हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों से धमकाकर पैसे ले रही है भाजपा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि खबर है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। आपने कहा कि जैसे ही इंडिया अलायंस में सहमति हो गई, कांग्रेस और आप में सहमति बन गई है। अचानक 2 बातें हुई। पहला, पुख्ता सूत्रों से पता चला कि ईडी ही नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने को कदम बढ़ा रही है। दूसरा, यहाँ तक जानकारी है कि सीआरपीसी 41A का नोटिस आजकल में केजरीवाल जी को भेज दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार या एनसीपी शरद चंद्र पवार को नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। गुरुवार को मिले इस चुनाव चिन्ह में तुरहा बजाता हुआ आदमी दिख रहा है। चुनाव आयोग से ये मिलने के बाद अब एनसीपी शरद चंद्र पवार का चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता आदमी ही होगा। मराठी भाषा में इसे तुतारी कहा जाता है। इसी के साथ पार्टी अब लोकसभा चुनाव में उतरेगी। आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह देने पर शरद पवार ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि हमारे लिए गर्व की बात है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की मौजूदा टेस्ट सीरीज का चौथा मैच रांची में खेला जा रहा है। शुक्रवार को मैच के पहले दिन खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों रूट ने शतक लगाया और 226 गेंदों का सामना कर 9 चौकों की मदद से 106 रन बनाकर नाबाद रहे। डेब्यू कर रहे भारतीय गेंदबाज आकाशदीप ने अपने जोरदार प्रदर्शन से इंग्लैंड के शुरुआती 3 बल्लेबाजों को कुल 57 रनों के स्कोर पर ही पवेलियन लौटा दिया। इंग्लैंड के शुरुआती 3 विकेट 11.5 ओवरों में ही गिर गए और ये तीनों विकेट आकाशदीप ने लिए। उस समय इंग्लैंड का स्कोर महज 57 रन था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।